हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोर्स एनकोडिंग। हमने पिछले कुछ अपनी वीडियोस में देखा था, एंट्रोपी डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो बताया था, अलग अलग फार्मूले देखे थे, एंट्रोपी, कंडीशनल एंट्रोपी, उन सब की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स एनकोडिंग। एनकोडिंग हम क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि एनकोडिंग हमें, सोर्स एनकोडिंग हमें हेल्प करता है डेटा को कंप्रेस करने में। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो सोर्स होता है वो डेटा या मैसेज प्रोड्यूस करता है, मैसेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी डेटा या मैसेज आपका क्या हो सकता है, नॉर्मल एक जेपीजी फोटो भी हो सकती है, या कोई जीआईएफ भी हो सकती है, या टीवी पे जो ब्रॉडकास्ट होते हैं अलग अलग टीवी सीरियल्स, वो भी हो सकते हैं। तो अब एज इट इज़ इतना बड़ा डेटा तो हम चैनल के थ्रू नहीं भेज सकते, उस डेटा को हमें कंप्रेस करना पड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं सोर्स एनकोडिंग। तो जो सोर्स एनकोडर होता है वो उस डेटा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस कैसे करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा, और अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है चैनल डिकोडर, चैनल एनकोडर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल एनकोडर बेसिकली हमें हेल्प करता है एरर्स को डिटेक्ट और रिमूव करने में, क्योंकि इसने तो डेटा कंप्रेस कर दिया, बट चैनल के थ्रू जब हमारा डेटा जाता है तो एरर्स आ सकते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा चैनल एनकोडर होता है जो कुछ एनकोडिंग करता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूलेशन होता है, जो हमने डीसीसीएन में पढ़ा था। आपने अगर डीसीसीएन की प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको पता होगा मॉड्यूलेशन क्या होता है। ये सब होने के बाद हमारा डेटा चैनल के थ्रू पास होता है। चैनल के थ्रू जब पास होता है तो यूज़र एंड पे इस सारे प्रोसेस का रिवर्स होता है, डीमॉड्यूलेशन, चैनल डिकोडर, सोर्स डिकोडर, और फाइनली यूज़र को सेम वही मैसेज डिस्प्ले होता है जो सोर्स ने भेजा था। तो एनकोडिंग डिकोडिंग कौन देख रहा है, चैनल एनकोडर डिकोडर, जो कि हमारा एरर को रिमूव करता है। सोर्स एनकोडिंग और डिकोडिंग जो कि कंप्रेशन डीकंप्रेशन करता है, वो है सोर्स एनकोडर और सोर्स डिकोडर। अब हम देखेंगे कि एनकोडिंग के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि हम ऐसे रैंडमली तो नहीं बोल सकते ना कि सपोज हमारा कोई मैसेज है हेलो, ठीक है, तो हम रैंडमली नहीं बोल सकते ना कि अब से आज से हेलो को हम कोड करेंगे बाय, ठीक है, ये हमारी एनकोडिंग स्कीम है। इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे कि एनकोडर और डिकोडर दोनों को एक दूसरे की बात समझ आए, डिकोडर भी इजीली डिकोड कर पाए, उसको डिकोड करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। पता चले जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो और यहाँ से सोर्स से जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ से इमेज चली गई, वहाँ से जो टेलीकास्ट है वो चला गया, बट यूज़र तक पहुँचते पहुँचते एक ओवर पास हो गया, एक ओवर डिले हमें मिल रहा है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तुरंत डिकोडिंग होनी चाहिए और तुरंत यूज़र को मिलना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा सोर्स एनकोडिंग का। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो अब देखते कोडिंग एक्चुअली है क्या, जो हम एनकोडिंग बात कर रहे हैं क्या। एनकोडिंग या कोडिंग बेसिकली एक 1-to-1 मैपिंग है। हमारे पास कुछ सोर्स सिंबल्स होंगे, सोर्स सिंबल्स यानी मैसेज, ठीक है, सोर्स सिंबल्स होंगे हमारे पास, और उनको हम मैप करेंगे कुछ एनकोडेड कोड वर्ड्स में, एनकोडेड कोड वर्ड्स, ठीक है, इनको हम कोड वर्ड्स कहते हैं क्योंकि हमने एनकोडिंग कर दी। तो हमारे पास कुछ सिंबल होंगे, अगर अभी बेसिक बात करें तो हेलो है जैसे, ठीक है, हमारे पास हेलो है, हमें हेलो को भेजना है चैनल के थ्रू, तो हम इसकी एनकोडिंग कैसे कर सकते हैं कि हमने बोला एच का मतलब है 1, ई का मतलब है 2, एल का मतलब है 3। अब इस एल का मतलब भी तो 3 होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये थोड़ी है एक एल का मतलब 3 और दूसरे एल का मतलब 4, फिर तो डिकोडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इस ओ का मतलब 4, ये बहुत बेसिक मैंने एनकोडिंग बताई है आपको कि हेलो को हमने ट्रांसमिट किया ऐसे 1 2 3 3 4, तो अगर डिकोडर को ये मिलेगा तो ईजिली इसको डिकोड कर पाएगा। तो कोडिंग का बस इतना ही मतलब है कि 1-to-1 मैपिंग ऑफ सोर्स सिंबल्स इनटू द कोड वर्ड्स, बस ये 1-to-1 मैपिंग करता है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है कोड्स की, क्योंकि अब ऐसे हम रैंडमली तो कुछ कोड नहीं कर सकते, कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ में इसको एफिशिएंट बनाया जाता है, जिससे डिकोडिंग प्रोसेस हमारा एफिशिएंट हो, हम उसे फटाफट डिकोड कर पाए और तुरंत हमें मैसेज रिसीवर को मिल जाए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्लॉक कोड्स, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। मान लीजिए आपके पास 4 सिंबल है, S1 S2 S3 S4, ठीक है, ये 4 सिंबल है। तो ब्लॉक कोड ये बोलता है कि अगर मैंने S1 को 0 सिंबल दे दिया ना, तो मेरे मैसेज में जहाँ जहाँ S1 आएगा वहाँ हर जगह 0 ही रहेगा। मतलब बेसिकली यही बात कह रहा है कि ऐसा मत करना कि एक एल को 3 दे दो और एक एल को 4, ये नहीं करना। तो ब्लॉक कोड बस ये कह रहा है कि जितने एल आएंगे उनको सेम कोड मिलेगा, ये कह रहा है ब्लॉक कोड। S2 को मैंने 1-0 दे दिया, S3 को 1-1 दे दिया, बट मैं S4 को 0 दे सकता हूँ। ब्लॉक कोड ने ये मना नहीं किया कि आप 2 सिंबल्स को अलग कोड दोगे, ये नहीं बोला ब्लॉक कोड ने,
ब्लॉक कोड ने बस ये बोला कि जहाँ जहाँ एल आएगा वहाँ वहाँ 3 रहेगा। अब आप ओ को भी 3 दे सकते हो, ब्लॉक कोड ने इसके लिए मना नहीं किया क्योंकि सबसे पहली प्रॉपर्टी है। इसने बस इतना डिफाइन किया कि जहाँ जहाँ S1 आएगा वहाँ वहाँ 0 रहेगा, जहाँ जहाँ S2 आएगा वहाँ वहाँ 1 0 रहेगा, बस इसने इतना बताया। तो आपको सीधा सा ड्रॉबैक दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है कि अब कल को मैं अगर एक मैसेज भेजता हूँ 0 1, तो अब 0 1 या 0 1 0, तो 1 0 का मतलब तो S2 है, ठीक है, ये तो डिकोड हो गया। बट इस 0 का मतलब S1 भी हो सकता है और S4 भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है सिंपल सा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन सिंगुलर कोड। नॉन सिंगुलर कोड ये बोलता है कि हर एक सिंबल का डिस्टिंक्ट कोड वर्ड होगा। ये नहीं कि 2 सिंबल्स का सेम कोड वर्ड है, ये अलाउड नहीं है। आपने अगर S1 को 0 दे दिया तो अब आप S4 को 0 नहीं देख सकते। तो ये नॉन सिंगुलर कोड ने बता दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, S4 को मान लीजिए 0 1 दे देते हैं, अब तो सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब आप कहोगे ठीक है अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हाँ ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट एक नई प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए मैंने एक मैसेज भेजा 0 1 0 0, ठीक है। अब डिकोडर को तो इसको डिकोड करना है। अब इसको डिकोड करने के हमारे पास बहुत रास्ते हैं। कैसे, देखो रास्ते ऐसे है कि इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ना। एक तरीका है इसको तोड़ने का, पहले को मैंने मान लिया 0 यानी S1, नेक्स्ट मैंने माना 1 0 यानी S2, और नेक्स्ट बचा 0 तो वापस से S1। तो एक डिकोडिंग तो ये हो गई S1 S2 S1। नेक्स्ट डिकोडिंग में एक और कर सकता हूँ कि 0 1 ले लिया, 0 1 का मतलब S4 और नेक्स्ट 0 का मतलब S1, फिर से एक 0 मिला तो S1। तो अब इसके 2 डिकोडिंग हो गए, एक ही मैसेज के 2 डिकोडिंग पॉसिबल है। तो डिकोडर को तो नहीं पता ना कि एनकोडर ने क्या सोच के भेजा, उसने तो पार्टीशनिंग नहीं करी इसकी कि यहाँ कॉमा लगा दिया कि बस इतना एक कोड वर्ड है, ऐसा तो नहीं बोला। तो डिकोडर को कंफ्यूज हो गई। तो जो नॉन सिंगुलर कोड है वो यूनिकली डिकोडेबल नहीं है, मतलब मैं इसका एक सिंगल डिकोड नहीं बना सकता, इसके मल्टीपल डिकोड्स पॉसिबल है। तो ब्लॉक कोड ने ये बताया कि हम हर एक सिंबल को एक कोड वर्ड एलोकेट करेंगे और वो उसका रहेगा, जहाँ जहाँ सिंबल आएगा वहाँ वहाँ वो कोड वर्ड आएगा। नॉन सिंगुलर ने बोला कि हर एक सिंबल का यूनिक कोड वर्ड रहेगा, आप 2 सिंबल को सेम कोड वर्ड नहीं दे सकते। नेक्स्ट आया यूनिकली डिकोडेबल। यूनिकली डिकोडेबल ने ये बोला कि आप इस तरीके से कोड वर्ड्स बनाएंगे कि जो डिकोडर है उसको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 2 डिकोडिंग पॉसिबल, एक सिंगल डिकोडिंग पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम इसका पॉसिबल कैसे कर सकते हैं। 4 सिंबल्स है S1 S2 S3 S4, ठीक है, हमें यूनिकली डिकोडेबल बनाना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि S1 को मैंने 0 दिया, S2 को 1 0 दिया, S3 को 1 1 0 और S4 को 1 1 0। तब आप देखो कोई भी मैसेज आएगा, मान लीजिए एक मैसेज आया 0 1 0 1 1 0, तो इस कोड वर्ड्स के इस तरीके से मैंने कोडिंग करी है कि जहाँ जहाँ 0 मिल रहा है इसका मतलब एक सिंबल टर्मिनेट हुआ। देखो 0 मिला मतलब एक सिंबल टर्मिनेट S1 मिला, 1 0 जैसी 0 मिला सिंबल टर्मिनेट, उससे पहले का एक कोड वर्ड 1 0 क्या है S2, 1 1 0 क्या है S3, ठीक है। मुझे एक लुक अहेड तो मेंटेन करना ही पड़ता है, मतलब बेसिकली मुझे चेक करते रहना होता है। 0 है ठीक है, 0 1 तो कोई कोड वर्ड नहीं है ना, क्योंकि अगर 0 1 एक कोड वर्ड है तो वो भी एक डिकोडिंग में पॉसिबल है। बट हमने यूनिकली डिकोडेबल में इस तरीके से कोडिंग करी है कि एक मैसेज का एक सिंगल ही डिकोडिंग पॉसिबल होगा, यूनिक डिकोडिंग पॉसिबल होगा। नॉन सिंगुलर में मल्टीपल था, यूनिकली में एक सिंगल होगा। ये इसको हम कॉमा रूल भी कहते हैं कि हमने एक तरीके से 0 को कॉमा की तरह ट्रीट किया है। जहाँ 0 आ रहा है उसका मतलब एक पार्टिशनिंग हो गई, जहाँ 0 आया उसका मतलब एक पार्टिशनिंग हो गई, तो इसको कॉमा रूल भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इसमें एक टॉपिक आता है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी बेसिकली ये बोलती है कि एक कोड वर्ड जो है ना, सपोज 1 0 है, तो अब 1 0 किसी और कोड वर्ड का प्रीफिक्स नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर 1 0 को मतलब S2 को मैंने 1 0 एलोकेट कर दिया, तो अब S3 या किसी और सिंबल को मैं 1 0 1 या 1 0 0 या मतलब 1 0 एज अ प्रीफिक्स कोड वर्ड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उससे ही मेरी यूनिकली डिकोडेबल नहीं बन पाएगा। मतलब अगर मेरा एक प्रीफिक्स है 1 0, तो अब मतलब आप ऐसे मानिए कि 1 0 भी एग्जिस्ट करता है और 1 0 1 भी एग्जिस्ट करता है और 1 भी एग्जिस्ट करता है। तो अब एक मैसेज पास हुआ 1 0 1, तो आप इसको S5 की तरह ट्रीट करोगे या इसको 1 0 और 1 अलग अलग यानी S2 और S6 को ऐसे ट्रीट करोगे, तो ये तो यूनिकली डिकोडेबल बना ही नहीं। तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी यही बोलती है कि हर एक कोड वर्ड मतलब जो एक कोड वर्ड है वो किसी का प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स बनने से मल्टीपल डिकोडिंग पॉसिबल होती है।
तो यूनिकली डिकोडेबल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे यूनिकली डिकोडेबल में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होगी, नहीं। इस केस में हो रही है, ऐसे भी कोड वर्ड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि यूनिकली डिकोडेबल है बट उसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी नहीं है। कैसे, देखते हैं। तो ये इसमें इस एग्जांपल में देखिए प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। क्यों? जब मैंने एक S1 को 11 एलोकेट किया तो S2 को मैंने 11 किया। 11 इसका प्रीफिक्स है, ठीक है। प्रीफिक्स प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं हो रही, बट तब भी हमारा जो मैसेज है वो एक यूनिकली डिकोडेबल होगा। कैसे, देखते। अब 01 लिया मैंने, 0 एग्जिस्ट नहीं करता, नेक्स्ट पे 01 लिया, 01 0 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने 01 पे स्टॉप करा, इसको S3 की तरह डिकोड किया, ठीक है। अब मैंने देखा 0 एग्जिस्ट है, नहीं, 00 है, नहीं, 001 है, हाँ है, इसको एलोकेट किया S4, ठीक है। फिर मैंने देखा 11 है, हाँ 11 है, बट 11 अगर मैंने इसको दे दिया, क्या सिंगल 0 एग्जिस्ट करता है यहाँ कहीं? नहीं करता, तो मेरा ये मैसेज डिकोड हो ही नहीं पाएगा कभी। तो इसका मतलब मुझे 110 पूरा लेना पड़ेगा, और पूरा लेके क्या मिलेगा? S2। तो आप देखो इसका एक यूनिक डिकोड मिला मेरे को, तो ये भी एक यूनिकली डिकोडेबल कोड है, बट इसमें प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो यूनिकली डिकोडेबल कोड में प्रीफिक्स प्रॉपर्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस कोड। इंस्टेंटेनियस कोड, नाम से क्या पता चल रहा है? इंस्टेंटेनियस, तुरंत। तो ये कोड वो कोड होते हैं जो कि तुरंत डिकोड हो जाते हैं। मतलब हम मैसेज देखते ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से कोड वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 सिंबल्स है ना, S1, S2, S3, S4, मैंने इक्वल लेंथ की डिकोडिंग करी। इसका मतलब S1 को 00 दिया, S2 को 01, S3 को 10, S4 को 11। अब मेरे पास कोई भी मैसेज आएगा, मुझे उसको बस पेयर्स में बांटना है और उसको डिकोड करना है। जैसे कि अगर एक मैसेज है 111001, ठीक है, तो अब इसमें मल्टीपल डिकोड पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 2 लेंथ की एनकोडिंग करी है, तो बस मैं 2 के पेयर में बांट लूँगा और इसको डिकोड कर दूंगा, S4, S3 और S2। इसकी सिंगल डिकोडिंग पॉसिबल और इंस्टेंटेनियस, तुरंत है, ठीक है। ऐसी अभी जो मैंने कॉमा रूल वाला बताया था वो भी मैं तुरंत कर सकता हूँ कि जैसे ही मुझे 0 मिलेगा मैं ब्रैकेट बना दूंगा। जैसे कि फिर से देखते हैं S1, S2, S3, S4, ठीक है, 0 10 110 111 तो अब एक मैसेज है कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो जैसे 0 मिलेगा मैं ब्रैकेट बना दूंगा, एक मैंने उसको पेयर्स में बांट दिया। तो 1110 का मतलब S4, 110 का मतलब 10 का मतलब S2, 0 का मतलब S1, तो तुरंत मैंने डिकोड कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस कोड वो होते हैं जो तुरंत डिकोडिंग कर देते हैं। साथ साथ इंस्टेंटेनियस कोड में हमेशा प्रीफिक्स प्रॉपर्टी फॉलो होगी। मतलब अगर पेयर वाइज नहीं है या कॉमा रूल नहीं है तो प्रीफिक्स प्रॉपर्टी तो होगी, क्योंकि प्रीफिक्स प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो आप देखो मल्टीपल डिकोड पॉसिबल है। और अगर यूनिकली डिकोडेबल में हमने देखा कि मल्टीपल नहीं भी है, बट टाइम तो लगता है, लुका हेड मेंटेन करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि आगे वाला कोड हो सकता है नहीं हो सकता। तो इंस्टेंटेनियस तो नहीं हुआ। इंस्टेंटेनियस के बोलते हैं देखते ही मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये कोड वर्ड है, ये कोड वर्ड है। तो इंस्टेंटेनियस बोलता है कि प्रीफिक्स हो या फिर इस टाइप के कुछ रूल्स फॉलो हो रहे हो कि इक्वल लेंथ हो या कॉमा रूल हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल कोड। ऑप्टिमल कोड क्या बोलता है कि वो कोड जिसके कोड वर्ड्स की लेंथ, एवरेज लेंथ मिनिमम होगी। जैसे कि अभी हमने एनकोडिंग करी, सपोज कॉमा रूल ही ले लेते हैं, 0 10 110 और 110, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 4, तो एवरेज कितना हो जाएगा? आप एवरेज ले ही सकते हो, बट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ना, एवरेज लेंथ का फॉर्मूला होता है समेशन PI/NI। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सिंबल, S1 का कुछ प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी बार आ रहा है मैसेज में, और NI मतलब लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ कितनी, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो हमारी एवरेज लेंथ आती है। तो ऑप्टिमल कोड कहता है कि एवरेज लेंथ शुड बी मिनिमम, लीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और जो कोड, ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है कि एक जनरल एनकोडिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे एफिशिएंट एनकोडिंग और डिकोडिंग हो पाए, हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करी। और जो कोड ये 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल कोड, क्योंकि उसको और रिड्यूस ही नहीं कर सकते। और कितना रिड्यूस करोगे? उसकी ऑप्टिमल लेंथ है, इंस्टेंटेनियस भी है, यूनिकली डिकोडेबल भी है, तो इररिड्यूसिबल, उसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते। और इसको अगर हम वेन डायग्राम में शो करें तो 5 प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप की होगी। सबसे अंदर 5th यानी ऑप्टिमल, फिर 4th यानी इंस्टेंटेनियस, उसके बाद 3rd यानी कि यूनिकली डिकोडेबल, फिर सेकेंड का मतलब नॉन सिंगुलर, और लास्ट में 1st यानी ब्लॉक कोड। तो हर एक दूसरे का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये हमारे एक
समरी थी जिसमें हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। अब डायरेक्टली हम जंप करेंगे एनकोडिंग, टाइप्स ऑफ एनकोडिंग कि अलग अलग एनकोडिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं फटाफट से सोर्स एनकोडिंग। 5 टाइप की पढ़ेंगे, हफमैन, शैनन-फानो, रन लेंथ, लिम्पल-ज़िल और अरिथमेटिक। ये 5 तरीके की पढ़ेंगे। सबसे पहले हफमैन देखते हैं, सबसे बेसिक है, ठीक है। हमें गिवन क्या होगा, सोर्स सिंबल्स, कितने सिंबल्स है और हर एक की प्रोबेबिलिटी कि वो एक पर्टिकुलर मैसेज में कितनी बार आ रहे हैं। अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ऑलरेडी डिक्रीजिंग में गिवन है, अगर नहीं होंगे तो आप डिक्रीजिंग में सेट करना। सेट करने के बाद क्या करना है, सबसे मिनिमम के जो 2 है उनको उठाओ, ठीक है। सबसे मिनिमम 2 जो है उनको उठाओ, उठा के सबसे हमें ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। हफमैन एक ट्री एनकोडिंग है, ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे कम कौन से, x4 x5, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, ठीक है। सबसे नीचे लगा दिए x4 और x5, ठीक है, और इनकी कितनी है 0.1, दोनों का सम करेंगे 0.1 0.1 का तो क्या मिलेगा 0.2। एक नया हमें इनपुट मिला 0.2। अब 0.2 को हमें वहाँ प्लेस करना है इस ऑर्डर में, मतलब हाईएस्ट पॉसिबल डिक्रीजिंग में। तो 0.2 को मैं यहाँ डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ भी डाल सकता हूँ। क्या इधर इनपुट दे सकता हूँ 0.2 का, हाँ दे सकता हूँ। तो हाईएस्ट पॉसिबल जगह कहाँ पे हुई, इधर, यहाँ पे हुई। तो मैंने इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 0.2, ठीक है। जो सम मिला उसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब लोएस्ट 2 कौन से, 0.2 यानी x2 और x3, ये लोएस्ट है। 0.1 के राइट में होगा 0.2, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो x2 ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपने बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया होगा डीएसए में। तो x2 को यहाँ रखा, x3 को यहाँ रखा, इनकी प्रोबेबिलिटीज कितनी थी 0.2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.4। 0.4 को मैं कहाँ रख सकता हूँ, मेरी ये सारी प्रोबेबिलिटी हो गई, इनको यूज़ कर लिया। 0.4 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। हाईएस्ट प्लेस कौन सी है, ये वाली, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब लोएस्ट में कौन है, ये वाला 0.2 और x1 वाला 0.4। तो ये वाला 0.2 और x1 वाला 0.4, ठीक है, x1 वाला 0.4। तो इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करके मैंने क्या बनाया 0.6, इन दोनों को कंस्ट्रक्ट करके 0.6, और 0.6 को कहाँ प्लेस करूँगा, यहाँ 0.6 यहाँ प्लेस हो गई। अब फाइनली मेरा क्या बचा है, ये 0.4 और ये 0.6, ये भी यूज़ हो गई, ये दोनों बचे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ के 1 मिलेगा। तो ये मेरा ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया, हफमैन ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब इसकी एनकोडिंग कैसे करेंगे, जो भी लेफ्ट चाइल्ड है उसको 0 दो, राइट को 1 दो। 1 से लेफ्ट में गए 0, राइट में गए 1। 0.6 के लेफ्ट में गए 0, राइट में गए 1। 0.2 के लेफ्ट में गए 0, राइट में गए 1। 0.4 के लेफ्ट में गए 0, राइट में गए 1, ठीक है। अब x4 की एनकोडिंग देखनी है। देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। एनकोडिंग देखते हैं। x1 तक आने के लिए क्या किया हमने, रूट से 0 1, तो एनकोडिंग क्या हुई 0 1। x2 कहाँ है, यहाँ पे है, इसको यहाँ तक आने के लिए क्या किया 1 0 1 0। x3 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए क्या किया 1 1 1 1, ठीक है। x4 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ तक आने के लिए क्या किया 0 0 0 0 0 0। x5 कहाँ है, यहाँ आने के लिए क्या किया 0 0 1 0 0 1, ठीक है। सिंपल एनकोडिंग है। क्या किया, प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, मिनिमम को उठाया, रूट बिल्कुल लीफ से स्टार्ट किया, उनका सम एक नोड बनाया, उस नोड को इंसर्ट किया इस सेट में जहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट किया, ऐसे ही उठाते गए पेयर वाइज, सम को डाला, सम को इंसर्ट किया, फिर पेयर वाइज उठाया, इंसर्ट किया, यही किया। फाइनली लेफ्ट को 0 दिया, राइट को 1 दिया, और फिर फाइनली उसकी एनकोडिंग कर, ठीक है। अब एक बात आप नोट कीजिए, x1 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी थी कितनी थी 0.4, उसको सबसे छोटा कोड मिला कितनी साइज़ का 2 साइज़ का। यहाँ मैं ni डाल रहा हूँ, ये है एनकोडिंग। तो ni कितना है 2, x2 उससे छोटा, मतलब जस्ट कम प्रोबेबिलिटी वाला, उसको भी हमने मिनिमम लेंथ की थी, कितनी थी 2 की थी। x3 उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 0.2, कितनी थी 2। x4 0.1 सबसे कम प्रोबेबिलिटी, तो उसका कोड लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा, कितना 3, ऐसी इसका 3। तो आप देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी कोड लेंथ कम, कंप्रेस हो गया डेटा। खुद सोचो, एक मैसेज में जो सिंबल बार बार आ रहा है उसको मैंने कम कोड लेंथ का कोड वर्ड असाइन किया, उससे कंप्रेस हो जाएगा डेटा। अगर मैं इसको सबसे बड़ा दे देता और यही सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो मेरा जो कोड वर्ड जो फाइनली मैसेज बनता बहुत लंबा बनता। तो ऐसे करके इसको मैंने कंप्रेस किया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, आपको इस टाइप का देगा, हफमैन ट्री बनाने को बोलेगा, कोड्स फाइंड करने को कहेगा, उसके बाद हो सकता है आपको बोले एफिशिएंसी फाइंड करो।
एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है एंट्रोपी डिवाइडेड बाय एवरेज कोड लेंथ। एंट्रोपी हमें पता है, एंट्रोपी का फॉर्मूला समेशन पी आई लॉग 1/pi, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सीधा फॉर्मूला रख देंगे, बहुत न्यूमेरिकल करे, दोबारा नहीं करा रहा। एवरेज लेंथ अभी बताया क्या होता है, समेशन पी आई एन आई, प्रोबेबिलिटी गिवन है, एन आई निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना, हफमैन कोडिंग क्लियर हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं शैनन फैनो, ये भी न्यूमेरिकल से ही हम डिस्कस करेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, सोर्स सिंबल दिए होंगे कितने, हर एक की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी कि मैसेज में कितनी बार आ रहा है कोई सिंबल। सबसे पहले वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सेट कर सकते हैं, सबसे बड़ा कौन है 1/2 यानी S3, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। उसके बाद कौन आएगा 1/4, S1 1/4, फिर S2 और S4 आएंगे, दोनों की कितनी है 1/8, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब शैनन फैनो ये बोलता है कि इस सेट को बार बार 2 इक्वल सबसेट्स में डिवाइड करो, सच दैट जब आप डिवाइड करो ना उन सबसेट्स में इक्वल सम हो। मतलब मान लीजिए मैंने एक ऐसे सबसेट में डिवाइड किया, 2 ही सबसेट बनाने, इससे ज़्यादा नहीं कि 3 बना दे, 2 ही बनाने, डिवाइड किया। अब इस सबसेट का सम कितना है 1/2 + 1/4 3/4, ठीक है। इस सबसेट का सम कितना है 1/8 + 1/8 2/8 यानी कि 1/4। तो 3/4 1/4 डिफरेंस है, पास तो नहीं है। जितना पास हो सके ये दोनों सम होने चाहिए, क्लोजेस्ट पॉसिबल सम में हमें बांटना है, या इसको कह सकते हैं इक्वी प्रोबेबल में बांटना है, कि दोनों सबसेट का जो प्रोबेबिलिटी वो लगभग इक्वल हो, एग्जैक्टली ना हो पाए तो लगभग हो, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बांट सकते हैं, हम इसको ऐसे बांट सकते हैं कि 1/2 को अकेले रखे और इन तीनों को ऐड करें, तो 1/4 + 1/8 + 1/8 करोगे तो 1/2 ही मिलेगा, तो एग्जैक्टली इक्वल मिल गया। अब कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को 0 असाइन कर दो, नीचे वाले को 1 कर दो, ठीक है। अब इसको और बांट सकते नहीं, एक ही एलिमेंट है, इसको और नहीं बांट सकते, इसको बांट सकते, हाँ बांट सकते। कैसे बांटेंगे, 1/8 + 1/8 1/4 और ये अकेला 1/4 बांट दो, इसको 2 सेट में बांट दिया, ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1, ठीक है। इसको बांट सकते नहीं बांट सकते, इसको बांट सकते हाँ बांट सकते। कैसे बांटेंगे, 1/8 1/8 इक्वल है, कैसे 1/8 में बांट दिया, ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1। कैसे एनकोडिंग हुई, S3 जो था वो हमारा बना 0, जो S1 था वो हमारा बना 1 0 बना, S2 हमारा बना 1 1 0 1 1 0, S4 क्या बना 1 1 1, ठीक है। एनकोडिंग समझ आई। और फिर से देखो कि इसमें हमने एनकोडिंग कैसे करी, इक्वी प्रोबेबल में बांटा, इक्वी प्रोबेबल में बांटने के बाद ऊपर वाले को 0 नीचे वाले को 1। कब तक बांटना है, जब तक सिंगल एलिमेंट ना बच जाए हमारे सेट में, ठीक है। एनकोडिंग हो गई, हर एक की लेंथ लिख लो, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इन दोनों की 3 है, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन देगा कहेगा एफिशिएंसी फाइंड करो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया एंट्रोपी डिवाइड बाय एवरेज लेंथ। एंट्रोपी मतलब समेशन पी आई लॉग 1/pi और एवरेज लेंथ मतलब समेशन पी आई एन आई आपने निकाल ही लिया, ये एन आई गिवन है कोड लेंथ, ठीक है। तो एवरेज कोड लेंथ भी आ जाएगा, एफिशिएंसी भी आ जाएगी, कैलकुलेट करो, इससे हमारी एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी। शैनन फैनो समझ आया, कुछ नहीं करा, इक्वी प्रोबेबल में बांटा। प्रॉब्लम वहाँ आ सकती है या एम्बिग्विटी वहाँ आ सकती है इस एनकोडिंग में, जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो हमारे सेट्स को बांटने की। कैसे अभी देखते हैं, हाँ। तो अब एम्बिग्विटी देखते हैं इसमें कैसे आ सकती है। एम्बिग्विटी ऐसे आ सकती है कि इसको बांटने के ना 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं, एक तरीका है कि आप एक सेट ऐसे लो और दूसरा ऐसे ऐड करो तो 0.04 + 0.08 + 0.08 + 0.08 सबको ऐड करोगे तो आपको 0.6 मिलेगा, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कुछ इसको ऐसे बांटो, कैसे, इतने पार्ट को एक साथ और ऊपर के 2 को एक साथ। तो जब आपने पहले सेट में बांटा तो 0.4 0.6 मिला था, जब आप ऐसे बांटोगे तो आपको 0.6 0.4 मिलेगा, मतलब जस्ट उल्टा मिला। एक पॉसिबिलिटी 0.4 0.6, दूसरी पॉसिबिलिटी 0.6 0.4, दोनों में इक्वली डिफरेंस है दोनों में। तो अब आप कैसे बांटोगे, बांटने के तो 2 तरीके हैं ना, तो किस तरीके से आप प्रोसीड करोगे आगे वो डिपेंड करता है। अब आपको एग्जाम में आए तो आपको दोनों तरीके से प्रोसीड करना है। दोनों केस में आपको एवरेज लेंथ कैलकुलेट करनी है। जब आप एक बार ऐसे इसको बांटना 2 सेट्स में और फिर प्रोसीड करना, तो आपका कुछ एनकोडिंग आएगा, एनकोडिंग आने के बाद कुछ आपकी एवरेज लेंथ आएगी L1, ठीक है। जब आप 0.6 0.4 से करोगे
सेम प्रोसीड करना है। इसको मान लेना सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपने कुछ इस तरह से इसको बांटा, तो कुछ L2 आएगी एवरेज लेंथ। भाई एंट्रोपी तो दोनों केस में सेम आएगी, क्योंकि वो क्या होती है एंट्रोपी, समेशन PI log 1/PI, तो प्रोबेबिलिटी तो सेम ही है ना दोनों केस में, तो एंट्रोपी सेम आएगी। एवरेज लेंथ अलग आएगी। और एफिशिएंसी क्या होती है, एंट्रोपी डिवाइड बाय एवरेज लेंथ। एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, एवरेज लेंथ कम होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा ऑप्टिमल कोड में कि एवरेज लेंथ शुड बी मिनिमल। तो जिस केस में L1 या L2 में जिसमें भी कम होगा वो हमारा बेटर एनकोडिंग होगा, उसका मतलब बेटर वो होगा जिसमें हम बांटेंगे। तो आपको दोनों केस से प्रोसीड करना है अलग अलग तरीके। उसके बाद L1 L2 फाइंड करना है, जिसमें कम आएगा उसकी एफिशिएंसी बेटर होगी और हम उसे को यूज़ करेंगे एनकोडिंग के। तो एक एम्बिग्विटी होती है और यही हमारा एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है शैनन फानो में। और अभी हमने हफमैन शैनन फानो डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रन लेंथ, लेम्पल-वेल और अरिथमेटिक। ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में क्राफ्ट्स इनइक्वालिटी भी देखेंगे कि वो क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू।